मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आज सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमोदाय, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार के नवनिर्वाचित जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की चर्चा हम करते हैं। जो भी मेरे मित्र यूट्यूब चैनल से जुड़कर प्रतिदिन मेरे विचारों से आप अवगत होते हैं, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हो या गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर हों। आज का जो विषय है, ग्राम पंचायत में अस्थायी समिति की भूमिका क्या है, अस्थायी समितियों से गांव में रहने वाले लोगों का विकास कैसे होगा, वार्ड सदस्य का क्या अधिकार है, ग्राम पंचायत के मुखिया का क्या अधिकार है, इसके संबंध में आज हम सबको जानकारी प्राप्त होगा। इसलिए विस्तृत रूप से अस्थायी समिति के संबंध में जानने का आज मौका है। क्योंकि नया नियमावली में अभी जो प्रशिक्षण चल रहा है बिहार में, थोड़ा सा संशोधन हुआ है पूर्व के जो अधिनियम में, वो भी आज आपको जानकारी मिलेगा। उससे पहले जो यूट्यूब पर जुड़ करके सुनते हैं, सब साथियों से आग्रह है कि सब्सक्राइब आप निश्चित रूप से करें, मेरा निवेदन होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा आप सबों के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचा सकें। क्योंकि बगैर वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया को जागरूक किए हुए और गांव के लोगों को बगैर जगे हुए केंद्र और राज्य सरकार की जो विकास करना चाहती है, खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सपना देख रहे हैं, बिहार को कैसे देश में सबसे अच्छा राज्य घोषित किया जाए, विकसित राज्य के श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो तीसरी सरकार को आपको मदद करना होगा। तो चलिए हम लोग अब अस्थायी समिति के संबंध में आगे बढ़ते हैं। हम आप सबके बीच में वार्ड सभा का चर्चा किया, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की चर्चा किया, ग्राम सभा की चर्चा हमने किया, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक के अधिकारों की चर्चा हम लोगों ने किया है। अब अस्थायी समिति की चर्चा हम कर रहे हैं। तो अस्थायी समिति का मतलब पहले विश्लेषण से आप समझ लीजिए। वार्ड सभा में हम बता चुके हैं, वार्ड सभा समस्याओं को गोलबंद करती है, समस्याओं को प्रस्ताव लेती है। जो भी गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूर हैं, उस सबका क्या क्या विकास उससे अछूता है, उसको क्या क्या काम बाकी है, उस कामों के लिए विभिन्न जगहों पर जो भटकाव के शिकार होते हैं, वो अपनी बातों को वार्ड सभा में प्रस्ताव रख दे। और वह जो प्रस्ताव पारित होता है, वह सीधे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति उसको संकलित करके सभी प्रस्तावों को लिख करके वह ग्राम सभा को भेज देती है। और ग्राम सभा का नियम हम बता चुके हैं कि वहाँ जाके वार्ड सभा में लिए गए निर्णय स्वीकृत हो जाती है। उसके बाद वह चला जाता है वो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के जिम्मे। अब ग्राम पंचायत कार्यकारिणी यानी वार्ड सदस्य और मुखिया और पंचायत भर के जितने पदाधिकारी हैं बैठते हैं, उनमें एक एक प्रस्ताव को पढ़ा जाता है। और उस प्रस्तावों पर यदि मतभेद हो जाता है, सभी आम सहमति नहीं बनती है, वार्ड सदस्यों के बीच में सहमति नहीं बनती है। जैसा एक उदाहरण समझ लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार है, पंचायत के एएनएम दावा भेज देती है, तो सामने ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में एएनएम भी रहती है। तो वार्ड सदस्य एएनएम
का सवाल ग्राम पंचायत की अध्यक्षता करते मुखिया से कहेंगे कि जो ये मैडम है सब दवा बेच देती है, तो मैडम कहेगी कि हम नहीं बेचते हैं। तो दोनों के बातों को सुलह करने के लिए मुखिया अध्यक्षता जो करते होंगे वह निर्णय लेंगे, ठीक है हम इसको लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति है जिसके संबंध में बताएंगे, हम उसे जांच करवा लेंगे। तो वह कमेटी जांच करने के लिए जाती है, फिर जांच रिपोर्ट ला करके अगली ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में रखती है और फिर उस जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित पदाधिकारी या एएनएम से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में ग्राम पंचायत स्वतंत्र हैं, उनके खिलाफ में एक्शन ले लेगी और वरीय पदाधिकारी को लिख देगी। तो यही सिस्टम है। तो इसलिए अब अस्थायी समिति का फंक्शन आप जान गए होंगे कि जो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में मतभेद हो जाता है, जांच की आवश्यकता पड़ती है, तो 6 अस्थायी समिति है। 6 अस्थायी समिति को अलग अलग विभाग बांटा हुआ है, क्योंकि 29 विभाग के जवाबदेही दिया गया है ग्राम पंचायत को और ग्राम पंचायत के मुखिया इसको अध्यक्षता में 29 विभाग का मॉनिटरिंग किया जाता। लेकिन बगैर वार्ड सदस्य के जागरूक हुए, बगैर वार्ड सदस्य के सहमति के मिले हुए यह काम संभव नहीं है। इसलिए हम हरदम बोलते हैं कि वार्ड सदस्य ही आम लोगों का जीवन है, वार्ड सदस्य ही भ्रष्टाचार को समाप्त कर सकता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सिर्फ व्यवस्था करना है। अब देखिए क्या है 6 अस्थायी समिति। अब 6 अस्थायी समिति में पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति, दूसरा है उत्पादन समिति, तीसरा है सामाजिक न्याय समिति, चौथा है शिक्षा समिति, पांचवा है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति और छठा है लोक निर्माण समिति। यानी 6 मंत्रालय समझ लीजिए। ग्राम पंचायत में 6 अस्थायी समिति का मतलब 6 मिनिस्टर, पंचायत का सरकार का वो मिनिस्टर है, जिसमें 6 अस्थायी समिति में 29 विभाग बटा हुआ है अलग अलग। अब इसको समझिए कि इसका कमेटी के कौन लोग होंगे। तो जो ग्राम पंचायत के मुखिया होंगे वह 2 कमेटी के अध्यक्ष होंगे, ये सरकार ने ही घोषित कर दिया है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुखिया होंगे। लोक निर्माण समिति, इसके अध्यक्ष मुखिया होंगे। ये सरकार ने ही कानून बना दिया है कि 2 कमेटी का मुखिया अध्यक्ष होंगे, लोक निर्माण समिति और योजना समन्वय एवं वित्त समिति। अब बच गया कितना? 4। 6 में 2 को तो मुखिया हो गए। अब सामाजिक न्याय समिति जो है उसके अध्यक्ष उप मुखिया होंगे। अब तो 3 निकल गया 6 में। अब बच गया 3, उत्पादन समिति, शिक्षा समिति और लोक स्वास्थ्य समिति। इस 3 का अध्यक्ष जो है चुनाव प्रक्रिया से मुखिया द्वारा नामित किया जाएगा। जो निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं यानी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, इन 3 में से 3 वार्ड सदस्यों के बीच से 3 वार्ड सदस्य इस 3 कमेटी के अलग अलग अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब वो ग्राम पंचायत के मुखिया पर निर्भर करता है कि उत्पादन समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष जिस वार्ड सदस्य को बना दे। अब आइए, अब इसमें सदस्य सभी कमेटी में सदस्य बनाने का प्रावधान है। एक जो कमेटी है लोक निर्माण समिति, ये बहुत मजबूत कमेटी है और इसका बहुत बड़ा काम है, हम आगे आपको बताएंगे। तो लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष हम बता चुके कि मुखिया होंगे, लेकिन इसके सदस्य जितना वार्ड सदस्य होता है पंचायत में, सब लोग लोक निर्माण समिति के सदस्य होंगे। इसमें कम बेश नहीं, जितना जीते हुए हैं सब लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष होंगे। पुराने कमेटी में ऐसा व्यवस्था नहीं था। पुराने समिति में लोक निर्माण समिति के अध्यक्ष कोई वार्ड के सदस्य ही बनते थे, लेकिन नया कानून में मुखिया को ही अध्यक्ष बना दिया और लेकिन सभी वार्ड सदस्य को मेंबर रहना है। बाकी जो 6
6 में 5 जो कमेटी है, सब में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वार्ड सदस्य ही मेंबर बन सकते हैं, ये याद रखिएगा। योजना समन्वय वित्त समिति के सदस्य भी 3 और 5 के बीच में रहेंगे। उत्पादन समिति में भी मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। सामाजिक न्याय समिति में भी वही है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। लेकिन इसमें एक शर्त है, अनुसूचित जाति के निर्वाचित वार्ड सदस्य में से किसी एक को सदस्य बनाना अनिवार्य है। शिक्षा समिति में भी मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, यानी जितने भी वार्ड सदस्य हैं किसी को छोड़ना नहीं है, को हर वार्ड सदस्य किसी न किसी कमेटी के सदस्य बनाए जाएंगे। परंतु एक वार्ड सदस्य मैक्सिमम 3 कमेटी के सदस्य हो सकते हैं, एकदम क्लियर। मैक्सिमम 3 कमेटी में एक वार्ड सदस्य बनाए जा सकते हैं। तो ये अब क्लियर हो गया होगा कि समिति में कौन कौन सदस्य होंगे। एकमात्र समिति है लोक निर्माण समिति, जिसके अध्यक्ष घोषित है सरकार द्वारा, मुखिया होंगे, लेकिन सभी वार्ड सदस्य उसके सदस्य होंगे। ये चूँकि इम्पोर्टेंट कमेटी है। अब इसके फंक्शन के बारे में हम लोग जानना चाहिए। फिर एक बार याद करा देते हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा और वार्ड सभा जो प्रस्ताव आया होगा, उस जिस विभाग का होगा, जैसे 6 कमेटी में उस विभाग में उस प्रश्न को भेज दिया जाएगा और वह विभाग के लोग बैठेंगे और उसमें निर्णय करेंगे। क्योंकि विभाग की बैठक कैसे होगी, जैसे मुखिया के ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं तो 2 महीना पर एक बार ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक होती है, माने प्रत्येक 2 माह पर, यानी एक वर्ष में 6 ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक करने का प्रावधान है। लेकिन वार्ड सदस्य जब चाहे विशेष बैठक बुला सकते हैं ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का, लेकिन अस्थाई समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी। यानी अलग अलग 6 जो अस्थाई समिति है, हर महीना इनको बैठना पड़ेगा अपने अपने विभागों के साथ, तब न समीक्षा होगा। भ्रष्टाचार तब न समाप्त करिएगा। यानी ग्राम सभा में जिस विभाग का सवाल आया होगा, उस अस्थाई समिति में ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव भेज देंगे और वह समिति महीना में एक बार बैठेगी। जरूरत पड़ेगा तो 2 बार भी बैठ सकती है, 3 बार भी बैठ सकती है, लेकिन अनिवार्य है महीना में एक बार अस्थाई समिति की बैठक को करना है, ये समझ लीजिए। तो हर कमेटी में अब सचिव चाहिए, बैठक कौन बुलाएगा? तो सचिव जो है 2 कमेटी जो मुखिया अध्यक्ष होते हैं, योजना समन्वय वित्त समिति और लोक निर्माण समिति, इसके सचिव पंचायत सेवक होंगे। ये सरकार ने ही घोषित कर दिया है। जो पंचायत सेवक जो सचिव होंगे, पंचायत के जो सचिव होंगे, वही इस दोनों कमेटी के सचिव होंगे और मुखिया अध्यक्ष होंगे। बाकी जो 4 कमेटी बच जाती है, उस 4 कमेटी का सचिव जिला पदाधिकारी द्वारा सचिव का चयन किया जाएगा, या जिला पदाधिकारी किसी पदाधिकारी को विशेष अधिकार दे देंगे तो वह सरकारों के कर्मचारियों के बीच से पंचायत स्तर का ही होगा, ये चारों कमेटी के सचिव बना देंगे। तो जैसे ही सचिव बन जाएगा तो ये 6 कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे वह अपने सचिव को आदेश दे करके हर माह कब बैठना है आदेश दे देंगे, तो वह बैठक सचिव चिट्ठी निकाल देंगे, अस्थाई समिति की बैठक हो जाएगी। तो यही प्रक्रिया है अस्थाई समिति की बैठने के लिए। और अस्थाई समिति की काम भी आप समझ गए, जो ग्राम पंचायत में जो प्रस्ताव आया होगा वो सभी प्रस्ताव शिक्षा विभाग का होगा तो शिक्षा समिति में। अब आप पहले विभाग जान जाइए कि विभाग किस योजना समन्वय वित्त समिति का क्या अधिकार है। पन्ना पलट ले तो अस्थाई समिति का गठन एवं कार्य, और 36 नंबर पेज है बिहार सरकार का जो जारी किताब है, इसके संबंध में आप जब देखेंगे तो अस्थाई समिति का दायित्व क्या है। योजना समन्वय वित्त समिति जो है धारा 22, जब दूसरा नंबर किताब के धारा 22 को आप अध्ययन करेंगे 22 में, तो 29 विभाग का जिक्र किया गया है। यानी योजना समन्वय वित्त समिति जो है, वित्तीय मामला हो या किसी अस्थाई समिति के विभाग नहीं बांटा हो,
बहुत सा विभाग है जो अस्थाई समिति को नहीं मिला होगा, वह योजना समन्वय वित्त समिति देखेगी। जैसे मुख्यमंत्री को देखते हैं, मंत्रालय जब बन जाता है तो जो विभाग बच गया वो मुख्यमंत्री देखते हैं। उसी तरह से ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्ष होते हैं। अगर 5 अस्थाई समिति से जो बच गया वह योजना समन्वय वित्त समिति देखती है। और 22 धारा में जो 29 विभाग का जो कार्य है उसका मॉनिटरिंग कर सकती है, उसका बजट बनाना, पंचायत की बजट को देखना, क्योंकि ग्राम सभा बजट को स्वीकृत करती है तो यही कमेटी बजट तैयार करती है, सभी विभागों में क्या क्या काम करना है और वो अग्रसारित करती है ग्राम सभा को। अन्य समितियों के जो प्रभार नहीं है वो सब काम यह देखती है, इसलिए बड़ी कमेटी है। उत्पादन समिति, अब उत्पादन समिति के संबंध में आप जान जाइए, जो जमीन से उत्पादित होने वाला सामान है जमीनी स्तर पर, यानी किसानों का जो काम है, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, डेयरी, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन, बतख पालन, जो भी आप पालन करते हो, मत्स्य पालन करते हो, वानिकी संबंधी, खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग, गरीबी उन्मूलन से संबंधित कार्यों का अनुसरण और पर्यवेक्षण करती है। यानी उत्पादन समिति एक बड़ी कमेटी है। इसके जो अध्यक्ष होंगे कोई वार्ड सदस्य, उस वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में आप जब बैठक होगा तो इसमें किसान सलाहकार आएंगे, पशुपालन पदाधिकारी आएंगे, मछुआ डिपार्टमेंट से बुलाइए, कल्याण विभाग के लोग बैठते हैं। यानी हमने शुरू में चर्चा किया था कि वार्ड सभा में यदि कोई प्रस्ताव लाता है कि हम बेरोजगार हैं तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, तो बेरोजगारों को रोजगार तब न हम देंगे जब प्रस्ताव आया होगा। तो बेरोजगारों को रोजगार देने का जो साधन है वह है उत्पादन समिति। किसानों की समस्या है तो किसानों के समस्याओं का निराकरण कैसे होगा, किसान सलाहकार बैठेंगे तब होगा। यानी किसानों की जो समस्या है, पशुपालन करने के लिए जो समस्या है, ये तमाम जो विभाग है वह उत्पादन समिति के जवाबदेही पर दिया गया है। अब उत्पादन समिति की बैठक अगर वार्ड सदस्य नहीं करेंगे तो गांव के किसानों का समस्याओं का समाधान भारत के प्रधानमंत्री आके करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे। राज्य सरकार ने कानून बनाकर के दे दिया, उत्पादन समिति बनाकर दे दिया, विभाग चिन्हित कर दिया कि गांव के जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देना है। कौन पशुपालन करना चाहते हैं, कौन मछली पालन करना चाहते हैं, कौन बत्तख पालना चाहते हैं, कौन मुर्गी पालना चाहते हैं, कौन जो है कुटीर उद्योग करना चाहते हैं। तो इसका जो है खादी ग्रामोद्योग से पैसा मिलता है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से पैसा मिलता है। तो बैंक को चिट्ठी बनाकर भेजा जाएगा जब वार्ड सभा में वार्ड सदस्य अध्यक्षता करके प्रस्ताव लेंगे, और वार्ड सदस्य ग्राम सभा में, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत में जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तब न अस्थाई समिति में आएगा। और अस्थाई समिति की बैठक वार्ड सदस्य जो अध्यक्ष होंगे प्रत्येक माह करना है, निश्चित रूप से एक बार। लेकिन ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक मुखिया को 2 महीना पर करना है। तो किसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त है? तो वार्ड सदस्य बिहार में इनको अधिकार नहीं समझ में आता है। अधिकार तो खोजना पड़ेगा ना वार्ड सदस्य भाइयों। आपको जितना कानून में अधिकार दिया गया है, एक सांसद को वह अधिकार नहीं है। भले सुख सुविधा, बहुत पैसा कमा ले, बहुत वेतन मिलता हो, लेकिन वार्ड सदस्य ही लोगों का जीवन है। अस्थाई समिति का बैठक नहीं करिएगा, ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होगा, वार्ड सभा का बैठक नहीं होगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक नहीं करिएगा, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगा। अस्थाई समिति की बैठक तो कह रहा है कि उत्पादन समिति के जिम्मे जितना विभाग है, बेरोजगारों को रोजगार तो यही कमेटी दे सकती है। अब इसके जो वार्ड सदस्य अध्यक्ष बने होंगे, अब वह नल जल खोज रहे हैं, रोड बनेगा कि नहीं, पुल बनिएगा कि नहीं। तो ठेकेदारी के पीछे घूमना बंद करिए। आपके जिम्मे बड़ा काम है। जो भी बिहार के वार्ड सदस्य अगर उत्पादन समिति के अध्यक्ष मुखिया लोग बनाए होंगे, आप अपने अधिकारों को पढ़िए। आपको 4 किताब दिया गया है। हम पहला किताब का पेज नंबर 37 अधिनियम में अभी हम नहीं जा रहे हैं। अधिनियम का पेज नंबर देखिएगा
धारा 25 अस्थाई समिति है, उसको पढ़िए तो धारा 25 में अस्थाई समिति है, लेकिन अभी जो पहला किताब है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो उत्पादन समिति ही गांव के किसानों का कल्याण कर सकती है। उत्पादन समिति गांव में बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है। तो उत्पादन समिति का बैठक बिहार में हो रहा है, नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री जी दोषी हैं। अगर नहीं हो रहा है तो मुख्यमंत्री दोषी होंगे। धारा 160 में कह रहा है कि अगर वार्ड सदस्य और मुखिया मिल करके इस कमेटी का फंक्शन नहीं करते हैं तो उस पंचायत को भंग कर देंगे कलेक्टर साहब। तो गांव का लोग लिखता है कलेक्टर को, जो ख़त्म करिए इसको, ये लोग काम नहीं कर रहा है। तो बगैर लिखे हुए कलेक्टर को क्या पता है कि अस्थाई समिति की बैठक हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जब डीएम को नहीं पता होगा तो मुख्यमंत्री को कैसे पता होगा? व्यवहार में भले हम जानते हो, मुख्यमंत्री जी भी जानते हो, कलेक्टर साहब भी जानते हो, लेकिन व्यवहार से कानून नहीं चलता है। तो गांव के 4 लोग लिखित कंप्लेन करता जिलाधिकारी को, तब न अस्थाई समिति की, उत्पादन समिति की बैठक होती। आप सामाजिक न्याय समिति को देखें, यह समिति अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों सहित अन्याय से बचाने, महिलाओं, बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। यानी सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष उप मुखिया होते हैं और अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, आंगनबाड़ी की केंद्र पर पढ़ाई नहीं होता है, तो ये सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष उप मुखिया हैं। उप मुखिया को प्रत्येक माह बैठक करना है अपने सदस्यों के साथ, तो उप मुखिया लोग करते हैं। अगर आंगनबाड़ी का केंद्र में भ्रष्टाचार है, आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका केंद्र पर नहीं जाती है, बच्चों का पोषाहार नहीं मिलता है, पोशाक की राशि नहीं मिलती है, तो नीतीश कुमार जी दोषी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री जी दोषी नहीं है। यहाँ तो दोषी व्यवस्था है तीसरी पंचायत सरकार, उसमें भी मुखिया भी नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं ग्राम पंचायत के मुखिया को अलग से कोई अधिकार नहीं है, कुल अधिकार जो है अलग अलग विभाग बांटा गया है। आप नहीं करिएगा तब न योजना समन्वय वित्त समिति करेगी। तो आंगनबाड़ी की केंद्र चौपट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तो उप मुखिया बताएंगे। गांव में गरीबों के साथ शोषण हो रहा है, अनुसूचित जाति के साथ अन्याय हो रहा है, तो इसको तो उप मुखिया को देखना है। तो इस विषय पर उनको काम करना होगा। शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो होंगे, अब कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा, मध्य विद्यालय, जन शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यकलाप। अब आपके वार्ड के अंदर विद्यालय है, उस विद्यालय के पठन पाठन ठीक करना, विद्यालय सुचारू रूप से चलता है कि नहीं, बच्चे पढ़ने जाते हैं कि नहीं, एडल्ट एजुकेशन, 15 से 35 वर्ष के बीच में महिलाएं और पुरुष जो निरक्षर है उसको कैसे साक्षर करना है, गांव के 100% बच्चे विद्यालय जाएं, ये तो शिक्षा समिति के जो अध्यक्ष वार्ड सदस्य होंगे ये तो पूरी जवाबदेही है। और जो 3-4 आदमी वार्ड के सदस्य जो इसके सदस्य होंगे, और बुद्धिजीवी वर्ग में से 2 आदमी को सदस्य बनाना है। अगर आप लोगों को ज्ञान नहीं है, वार्ड सदस्य निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो कह रहा है कानून में कि गांव में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, जो ज्ञानी लोग हों, शिक्षक प्रेमी हो, उसमें से 2 आदमी को मेंबर बना लीजिए। वो बता देगा ना, वार्ड सदस्य आप हो सकता है कि पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है 3 को वार्ड सदस्य जो आपका मेंबर होगा वो भी पढ़ा लिखा नहीं हो। तो कह तो रहा है कि गांव के बुद्धिजीवी में से 2 आदमी को मेंबर बनाइए, स्वास्थ्य विभाग को बुलाइए। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति के अध्यक्ष कोई वार्ड सदस्य होंगे। अब स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी हो रहा है, पानी पीने की समस्या में गड़बड़ी हो रहा है, नल जल में गड़बड़ी हो रहा है, नर्स जो है गाँव में नहीं घूमती है, आशा गाँव में नहीं घूमती है, ममता जो है बच्चे की डिलीवरी नहीं ठीक से कराती है, सर्दी खांसी बुखार है, प्रतिदिन आशा जो है आपके जो है गांव में, वो आशा कार्यकर्ता उसको घर घर घूमना है, रोज़ सुबह 1 चक्कर गांव में लगाना है कि किसी के घर में कोई नया बीमारी तो नहीं आ गया। तो उस गर्भवती महिला को देखना है, बच्चों को टीकाकरण करना है, आंगनबाड़ी के केंद्र पर जाना है। तो आपके गांव के आशा कार्यकर्ता क्या गाँवों में भ्रमण करती है? सर्दी खांसी बुखार भी लगता है तो घर पर आके दवा पहुंचाती है?
गर्भवती महिलाओं को घर पर जाके देखना है। अगर कोई लाइलाज बीमारी हो गया, कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो सरकार पैसा देती है। तो एएनएम और आशा को जानकारी होगा तो एएनएम को जानकारी होगा, एएनएम को जानकारी होगा तो जब मुखिया कार्यकारिणी की बैठक 2 महीना में बुलाते हैं तो उस बैठक में एएनएम जाएगी तो सब बात बताएगी, तब न फिर अस्थायी समिति की बैठक में इसका न्याय होगा। वार्ड सदस्य इसके अध्यक्ष होते हैं, हर महीना बैठक करना है। अब आप बैठक नहीं बुलाइएगा, अब गांव के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सरकार जो खर्च करती है वो कैसे पता लगेगा। लोक निर्माण समिति सबसे मजबूत कमेटी है जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं, इसलिए इसमें इतना बड़ा मजबूत है, इसको ताकत है। इसलिए जितना वार्ड सदस्य निर्वाचित है, पंचायत में अगर 15 गो वार्ड है तो 15 इसके सदस्य बनाए गए हैं। सरकार कह रहा है कि इसके मुखिया अध्यक्ष होंगे, सचिव पंचायत सचिव होंगे और मेंबर सब वार्ड के सदस्य होगा। अब देखिए काहे इतना बनाया है, क्यों इतना बना दिया, इतना ताकत। इसलिए कि इसका काम है कि ग्रामीण आवास, जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, जो आपको पुल पुलिया बन रहा है, सड़क बन रहा है, आवागम विद्युत है, बिजली विभाग है, इस सब निर्माण से संबंधित काम जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, पुलिया बन रहा है, आपको प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, मनरेगा में काम हो रहा है, ये सब इसी कमेटी को देखना है। तो भ्रष्टाचार तो इसी में है। इस भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए मुखिया को प्रत्येक माह जरूरत पड़े तो 2 बार भी लोक निर्माण समिति की बैठक करना है। तो इस लोक निर्माण समिति में आरईओ के जूनियर इंजीनियर को बुलाना होगा, आपको जो है विद्युत विभाग को जेई आएगा, मनरेगा के जेई को बुलाना होगा, सिंचाई विभाग के जेई को बुलाना होगा, गाडा के जेई को बुलाना होगा, लघु सिंचाई के जेई को बुलाना होगा, तब न लोक निर्माण संबंध में चर्चा होगा। कौन सड़क बन रहा है तो आरईओ डिपार्टमेंट को ओवरसीयर से पूछिए, आपको सिंचाई नहर है, पानी की सुविधा क्यों नहीं है, आपको लघु सिंचाई है, तो ये सब डिपार्टमेंट के ओवरसीयर को मुखिया जी अध्यक्ष हैं। अब मुखिया लोक निर्माण समिति के बैठक नहीं बुलाएंगे तो ये प्रधानमंत्री आवास बन रहा है कि नहीं, पुल पुलिया में भ्रष्टाचार है, सड़क लुटा गया, तो ये कैसे बंद होगा। अब ग्राम पंचायत के मुखिया अगर बिहार में बैठक नहीं करते हैं तो इसमें हमको कमेंट बॉक्स में, आप यूट्यूब पर आप सब जुड़कर सुन रहे हैं, आप हमको ज़रा बता दीजिए ना, इसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन सा उपाय करें। यही तो उपाय है कि धारा 160 में पंचायत को ख़त्म कर दें। तो आप सरकार को लिख के, चाहे सरकार को लिखिए चाहे कलेक्टर को लिखिए कि भाई ग्राम पंचायत के मुखिया लोक निर्माण समिति की बैठक नहीं बुलाते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया वित्त योजना कैंसर समिति की बैठक नहीं बुलाते हैं, ग्राम पंचायत के उप मुखिया आपको सामाजिक न्याय समिति की बैठक नहीं बुलाते हैं, तब न कार्रवाई होगा। तो लोक निर्माण समिति का बैठक को बहुत बड़ा अधिकार सरकार ने दिया है। आपको 4 पंचायत पर टेक्निकल अफसर की नियुक्ति की गई है, आपको प्रत्येक अस्थायी समिति को 4 पंचायत पर टेक्निकल अफसर दिया गया, लेखापाल की बहाली हुई है, आईटी सहायक का हुआ है, कार्यपालक सहायक की नियुक्ति किया है सरकार। ये क्यों इन लोग इतनी कार्यपालक सहायक, आईटी सहायक, आपको टेक्निकल सहायक क्यों दिया है सरकार? इसलिए दिया है कि आप जो है लोक निर्माण समिति हो, सामाजिक न्याय समिति हो, जब तक आप अस्थायी समिति के फंक्शन को नहीं समझिएगा, अस्थायी समिति के बैठक वार्ड सदस्य भाइयों और खास करके ग्राम पंचायत के मुखिया से आग्रह है कि आप लोक निर्माण समिति की बैठक जिस दिन आप बिहार में शुरू कर देंगे उसमें सभी वार्ड सदस्य बैठते हैं। भ्रष्टाचार तो ऐसा विदेश भाग जाएगा, लेकिन पंचायत सरकार राज्य सरकार को सहयोग नहीं कर रही है। इसलिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जो गांवों तक विकास को पहुंचाना चाहते हैं उसमें बाधक है। सिर्फ ग्राम पंचायत की अस्थायी समिति की बैठक नहीं होना, ग्राम पंचायत की बैठक नहीं होना, ग्राम सभा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति, ये सब अपने अपने जगह पर काम करना शुरू करें। इसी आशा और भरोसा के साथ कि गाँव के लोग भी जगे, पंचायत प्रतिनिधि भी जगे। हम उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा और आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब साथी को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।